इन एसिडिक स्ट्रेंथ, आपको ये पॉइंट तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर चुके थे हम लोग कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो के की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पी के ए की। ये पॉइंट तो अपन ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था जब अपन एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का कंसेप्ट पढ़ रहे थे, टाइप ऑफ एसिड बेस पढ़ रहे थे। ठीक है, अब देखो मान लो आपके पास कोई रिएक्शन है, जैसे सपोज वी हैव HA, और ये जब ब्रेक होगा तो ये फॉर्म करेगा क्या बताओ, H+ और A-। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्रोटोनिक एसिड जितने भी हैं उनकी स्ट्रेंथ के ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। तो यार जब भी कोई एसिड प्रोटॉन रिलीज करेगा तो उसके बाद आपको एक एनाइन मिलेगा, और इसी को हम लोग कॉन्जुगेट क्या बोलेंगे बताओ, कॉन्जुगेट क्या होगा ये, बेस। अगर ये एसिड है तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। तो बेसिकली जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, मतलब स्ट्रेंथ की बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ, आप ये बताओ अगर इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है हमें, तो एनाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी हम कहेंगे रिएक्शन उतना फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी। बोलो यार, जितना ज्यादा स्टेबल आपका एनाइन होगा उतने इजीली एसिड जो है ब्रेक होगा H+ और एनाइन में। यस सर। ठीक है, तो यहां पे अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इस बात पे डिपेंड करेगी कि जो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी क्या आ रही है। जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनेगा, या आप कह सकते हैं एनाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ उस पर्टिकुलर एसिड की उतनी ज्यादा हो जाएगी। सो वी कैन से दैट एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। भाई कॉन्जुगेट बेस यानी एनाइन है ये, तो यहाँ पे हम एनाइन की स्टेबिलिटी के वो सारे रूल्स लगा देंगे जो हम लोगों ने इंटरमीडिएट्स में एनाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बात की थी। तो एनाइन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, या आप कह सकते हैं कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, वो एसिड उतना अच्छा स्ट्रेंथ वाला हो जाएगा। तो हम और इसका जहां पे भी रीजन मतलब क्या, मतलब एनायन कंजुगेट बेस अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो फिर यार रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब है कोई भी एसिड की एसिड स्ट्रेंथ हम लोग उसके H+ से डिसाइड करते हैं कितना ज्यादा H+ प्रोड्यूस हो रहा है। जितना ज्यादा H+ प्रोड्यूस होगा वो अच्छा एसिड होगा उतना। यस तो सर। यार अब H+ तो सब में कॉमन आएगा, एनाइन जो होगा वो अलग अलग एसिड का अलग अलग आएगा, मतलब कॉन्जुगेट बेस। तो हम बात करेंगे इस एनाइन की स्टेबिलिटी की, इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की, कि ये कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतनी ज्यादा जाएगी, तो उतना ज्यादा HA टूटेगा, तो जितना ज्यादा HA टूटेगा हम कहेंगे उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। फॉरवर्ड सर क्यों जा रही है सर, क्योंकि स्टेबल है ना। फॉरवर्ड हम देखेंगे ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड जाएगा, उत- तब ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड जाएगा जब बनने वाला एनाइन जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होगा, जिसको हम कॉन्जुगेट बेस बोल रहे हैं। तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन फॉरवर्ड उतनी ज्यादा जाएगी ना। बोलो। यस सर। ठीक है ना। तो जितना ज्यादा आगे जाएगी, मतलब आप कहेंगे स्टेबिलिटी, जैसे मान लो हमारे पास दो एसिड हैं, एक HA1 है और एक HA2 है। अब दोनों को आप ब्रेक कराओ तो H+ और A1- बनेगा, H+ और A2- बनेगा। अब यहां पे देखो H+ तो कॉमन है, अलग अलग एसिड का क्या डिफरेंट है, कॉन्जुगेट बेस। एंड सपोज की स्टेबिलिटी ऑफ A1- ज्यादा है एज कंपेयर टू A2-। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा बनेगा ना। आप तो ये तो जानते ही हम लोग कि भाई कोई भी रिएक्शन अगर कहीं पे प्रोसीड हो रही है तो उसके पीछे होने, मतलब उस रिएक्शन का कंप्लीट होने का रीजन ये होता है कि भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बन रहा है वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल बने। जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा रिएक्शन उतना ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पे अगर रिएक्शन प्रोसीड हो रही है
तो हम ये देखते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल। अब ए ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब HA उतना ज्यादा से ज्यादा टूटेगा। अगर 10-10 आयन 10-10 एसिड के मॉलिक्यूल आप लेते हो तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उसके ज्यादा एनाइन बनेंगे, जो कम स्टेबल उसके कम बनेंगे। तो यहाँ पे हो सकता है 5 बने, यहाँ पे 3 ही बने। तो 5 बनेंगे तो 5 H+ बनेंगे, इसके 3 ही H+ बनेंगे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करेगी कि भाई कितने ज्यादा स्टेबल उसका कॉन्जुगेट बेस या एनाइन फॉर्म हो रहा है। बोलो यार। मतलब सर ज्यादा नाइन होगा तो ज्यादा H+ फॉर्म होगा, ज्यादा स्टेबल होगा ज्यादा नाइन। स्टेबल जब एनाइन बनेगा तो डिसोसिएशन बहुत तेजी से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी के बेसिस पे हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। अब वो सारे के सारे रूल्स यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे जो आपके, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी, HA1 की एज कंपेयर टू HA2। ठीक है, जिसका एनाइन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा वो एसिड ज्यादा एसिडिक होगा, ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उसकी एसिडिक। जैसे अब बताओ एनाइन की स्टेबिलिटी के क्या क्या फैक्टर पड़े थे अपन ने, तो यहाँ पे हम वो सारे फैक्टर्स को समराइज कर लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आता है साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर। तो पहला आप साइज का देख लो, साइज ऑफ एटम की अगर बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, बताओ एनाइन की स्टेबिलिटी, ये साइज ऑफ एटम बात करोगे तो कहां पे बात करोगे, ग्रुप में या पीरियड में, बोलो यार। ग्रुप में। ऑब्वियसली ग्रुप में, इन अ ग्रुप। so acidic strength is directly proportional to size of atom। आप जानते हैं कि एनाइन बड़े एटम पे ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू छोटे एटम के, अगर हम सेम ग्रुप की बात करें। तो अब आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ क्या आएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ HF प्रोपोर्शनल वाली बात नहीं HBr, समझ। क्या चीज। सर ये आपने जो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। हाँ, क्योंकि वो एनाइन की स्टेबिलिटी को देखना है ना आपको, इनडायरेक्टली एनाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। तो एनाइन की स्टेबिलिटी साइज पे डिपेंड करती है ना, साइज बढ़ेगा ग्रुप में तो क्या होगा, एनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी कम घटेगी, बताओ देव। साइज बढ़ेगा तो सर जो चार्ज डेंसिटी वो तो कम हो जाएगी ना। हाँ तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ना। ये सर चार्ज डेंसिटी बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। चार्ज डेंसिटी कम होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यस सर। तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो वही चीज तो देखना है भाई, जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो बताओ HF HCl HBr और HI में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, HI HI का ज्यादा हो जाएगा। ग्रेटर है सबसे HCl। ज्यादा आपका HI हो जाएगा, मतलब यस HF से ज्यादा HCl से ज्यादा HBr और HI। H2O H2S ज्यादा कौन आएगा, H2S। एल्कोहल है और थायो एल्कोहल है, ज्यादा एसिडिक कौन होगा। सर H2O H2S में भी वही साइज का कंपैरिजन हो रहा है। यार ग्रुप में बात जब आप करोगे डिफरेंट एटम्स के, मतलब सेम ग्रुप की बात करोगे तो वहां पे हम साइज ही देखेंगे कि H+ निकलने के बाद जो साइज जो है कि एनाइन जितने बड़े एटम पे आपका रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, ये वाला पॉइंट यहाँ पे। तो थोड़ा दिक्कत हो रही थी यहाँ पर, मतलब समझ नहीं आया एकदम। रिएक्शन की स्टेबिलिटी से देखो, आप कोई भी रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही तो कितना ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इक्विलिब्रियम में तो पढ़ा था ना हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में कि भाई ज्यादा से ज्यादा इक्विलिब्रियम आगे जाएगा जब प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होगा। तो इक्विलिब्रियम की वैल्यू के की वैल्यू जो होता है ग्रेटर देन 1 होती है। तो वहाँ तो ये होता है मैक्सिमम जैसे कि रिएक्टेंट जो फॉरवर्ड होता है रिएक्शन प्रोडक्ट में में क्यों कन्वर्ट हो जा रही जाता है, है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में इसलिए जा रही है क्योंकि वहाँ कम चीज बनी है। तो इसलिए लिसन, फॉरवर्ड चली सुनो जाएगी। पूरी बात सुनो। अगर आपका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्टेंट ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट होगा
जिसमें कम स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा उसमें कम आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये पॉइंट तो क्लियर है, इतना तो जानते हैं कि नहीं? हाँ आप समझ गए सर, मतलब ठीक है ना? क्योंकि स्टेबल है तो मतलब जो हाँ, तो रिएक्टेंट है यहाँ वो पे जो प्रोडक्ट में एनाइन ज्यादा अच्छा। बनेंगे, यहाँ पे जितने ज्यादा स्टेबल एनाइन फॉर्म होंगे जिस भी एसिड में डिसोसिएशन पे, वो एसिड ज्यादा से ज्यादा ब्रेक होगा, तो हम कहेंगे ज्यादा से ज्यादा H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो उतना अच्छा क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। सबको क्लियर है? बोलो यार। यस सर। ठीक है, तो यही चीज देखनी। अब हमें देखनी क्या है अल्टीमेटली, अब इस बात को आप बार बार दोहरा नहीं सकते कि एसिडिक स्ट्रेंथ बोल रहे हैं तो हम एनाइन की स्टेबिलिटी। अब आपको अल्टीमेटली पता चल गया ना कि हमें कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करनी है, मतलब एनाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो हम एनाइन की स्टेबिलिटी के सारे फैक्टर्स लगाएंगे, जो जो एनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा वो सब के सब एसिडिक स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएंगे। पॉइंट क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब आपको केवल यही देखना है। तो जब आप किसी ग्रुप में बात करते हो तो ग्रुप में आप साइज चेक करते हो एनाइन की स्टेबिलिटी के लिए, कि भाई जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा, जितने बड़े साइज पे आपका एनाइन होगा, चार्ज की डेंसिटी उतनी कम हो जाएगी, तो रिएक्टिविटी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब है वही कॉन्जुगेट बेस में भी अप्लाई होगा, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी बड़े एटम पे, सेम ग्रुप के एलिमेंट में, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी आपकी, ज्यादा हो जाएगी। एवरीवन, इट ओके? यस सर। चलो यस अब सर। देखो। हाँ, तो यहाँ पे देखो अब HF HCl HBr HI, देखो यहाँ पे F माइनस बनेगा, Cl माइनस बनेगा, Br माइनस बनेगा, यहाँ पे I माइनस बनेगा। अब ग्रुप में साइज नीचे जाने पे बढ़ रहा है तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। सेम यहाँ पे OH माइनस HS माइनस बनेगा, तो यहाँ सल्फर पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, तो सल्फर पे ज्यादा स्टेबल होगा। सेम केस यहाँ पे। दूसरा था पॉइंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम कहाँ पे अप्लाई करते थे? पीरियड में। पीरियड में। ठीक है, और क्या होता था बताओ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का रूल क्या होता था? स्टेबिलिटी किस तरह से वेरी करती थी इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के अकॉर्डिंग? बोलो यार। सर नेगेटिव चार्ज ऑन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम। मोस्ट स्टेबल। यस सर, मोर स्टेबल। ठीक है, तो आपको पता है कि जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, तो हम कहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि एनाइन की स्टेबिलिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ठीक है, तो साइज का देखो, पूरा फोकस जो है ना हमारा वो एनाइन की स्टेबिलिटी पे। एनाइन जो बनने वाला एनाइन कॉन्जुगेट बेस है वो जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, हम कहेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ भी उसकी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो एनाइन उतनी जल्दी तेजी से बनेगा, जो जहां से वो बन रहा है वहां से H प्लस बहुत तेजी से निकलेगा, क्योंकि स्टेबल फॉर्म हो रहा है। जितना कम स्टेबल बनेगा वो जल्दी नहीं बनेगा, और ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा बनेगा, जो कम स्टेबल होगा कम बनेगा। तो सर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आ मेनली जाएगा। रीजन फिर क्या हुआ, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एसिडिक स्ट्रेंथ, तो हम्म, हाँ हाँ बोलो। मतलब सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो सर जो शेड पेयर को इलेक्ट्रॉन को मतलब अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी फिर इसकी। हाँ, तो वही तो बताया था यार, एनाइन में स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर बताया था हमने, बताओ। एनाइन तो पढ़ा है ना, याद है ना एनाइन में क्या था? हाँ सर याद है। हाँ, तो बस वही कंसेप्ट है, वही सारे कंसेप्ट हैं, कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ वही पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल बताओ आप। जैसे हमारे पास है CH4 NH3 H2O और HF, बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? हाईएस्ट HF फिर H2O NH3 CH4। बिल्कुल ठीक है, SiH3 सॉरी SiH4 PH3 H2S HCl, इसमें भी आपको क्या होगा, सेम HCl पीरियड के एलिमेंट हैं तो बढ़ जाएगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो हम कहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। यस सर। देन उसके बाद CH3 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और एक हम बना दें ये।
अब बताओ इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? अच्छा लास्ट वाले को बाद में लिख लेंगे, इन तीनों में बताओ। नेगेटिव सर, ट्रिपल बॉन्ड वाला सर। ट्रिपल बॉन्ड वाला, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन की ज्यादा आएगी, उससे कम यहाँ आएगी, यस सबसे कम सर। यहाँ पे आएगी। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा, नेगेटिव चार्ज जो बनेगा H प्लस निकलने के बाद, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। यस सर। ठीक है। नाउ रूल नंबर 3 है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। बताओ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे थे? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सर। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, एग्जैक्टली। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की बात करोगे, देखो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहाँ लगते हैं। लिसन, जब आप कोई भी कंपैरिजन कर रहे हो, चाहे कैटायन की स्टेबिलिटी हो, एनाइन की स्टेबिलिटी हो, तो देखो यार वहां पे जो ईएन रूल या साइज का रूल जो लगता है ना, वो लगता है डिफरेंट एटम्स पे, जब आपका नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो तब। जब सेम एटम पे, मतलब सभी जितनी भी स्पीसीज आपके सामने गिवन है, उन सभी स्पीसीज में एक ही एटम पे, जैसे ऑक्सीजन 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 पे ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है सब में, तो फिर ना तो हम साइज का रूल लगा सकते हैं, ना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रूल लगा पाते हैं। तो फिर हम लोग बात करते हैं मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज नहीं हो रही है। हालांकि आप ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखो तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो रही है, तो हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब कोई ये दोनों फैक्टर सेम हो जाएं, तो फिर हम थर्ड फैक्टर पे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स किस तरह से उसको अफेक्ट करेंगे। तो आप जानते हैं कि एनाइन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो हैं वो बढ़ा देते हैं। जब एनाइन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाएंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to what? Electron withdrawing groups. And inversely proportional क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। यहाँ पे जैसे -m है एंड -I है, यहाँ पे जैसे आपका +m है, हाइपर कंजुगेशन है एंड +I है। तो ये सब के सब क्या करेंगे? ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, तो जो बनने वाला एनायन है या कॉन्जुगेट बेस है, उसकी स्टेबिलिटी कम कर देंगे इलेक्ट्रॉन दे के, क्योंकि सर तो इस वजह चार्ज से, डेंसिटी बढ़ा देंगे। हाँ बिल्कुल, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। जब स्टेबिलिटी कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? घटिया हो जाएगी। जैसे एग्जांपल देखो आप, आपके पास है एक अल्कोहल है ROH, दूसरा हम वाटर मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तीसरा हम फिनॉल ले रहे हैं, चौथा हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं, पांचवा हम सल्फोनिक एल्काइल सल्फोनिक एसिड ले रहे हैं। तो आप बताओ यहाँ पे जब H+ निकलेगा तो क्या बनेगा? RO-, यहाँ पे क्या बनेगा? OH-, यहाँ पे क्या बनेगा? POH-, और PO-, यहाँ पे क्या बनेगा? RCOO-, यहाँ पे क्या बनेगा? RSOOO-। तो बताओ एनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा यहाँ पे? अगर आप लास्ट के 2 एग्जांपल्स में देखें, तो ऑक्सीजन आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन पे डोल रहा है, एक में 2 जगह घूम रहा है, एक में 3 जगह घूम रहा है। तो आपको हमने ये भी बताया था कि जब नेगेटिव चार्ज जितने ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पे घूमेगा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा आएगी यस सर। एज कम्पेयर टू कि वो कार्बन पे घूमे। कार्बन से ज्यादा खुश रहेगा वो ऑक्सीजन पे, तो स्टेबिलिटी ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव चार्ज घूमता है, डिलोकलाइज होता है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू कार्बन के। तो ये दोनों तो आपके हाईएस्ट स्टेबल हो जाएंगे, और उसमें भी ज्यादा स्टेबल कौन होगा? लास्ट वाला, लेफ्ट वाला सर। क्योंकि 3 ऑक्सीजन एटम पे घूम रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पे 2 पे ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब इन 3 में देखो तो यार ये ऑक्सीजन है और उसके साथ अल्काइल ग्रुप है जो कि +I लगा है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, इसके साथ आपका क्या है? ये रेजोनेंस में जाएगा, रेजोनेंस यस भी है, सर। एंड हाँ -I लगाएगा, तो ये स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। तो अब बताओ इन तीनों में सबसे घटिया एसिड कौन होगा? सबसे घटिया स्टेबिलिटी किसकी होगी? RO- की, क्योंकि RO उसमें +I लगा है। OH- पे कोई इफेक्ट नहीं है, और इसके बाद PO- में क्या है? आपका रेजोनेंस है, -I है, तो स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ रही है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? बताओ, बढ़ जाएगा।
जितना ज्यादा स्टेबल एनाइन बनेगा या कॉन्जुगेट बेस जिसकी आप बात कर रहे हो यहाँ पे, उसी को हम एनाइन बोल रहे हैं, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा आएगी। एनाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी ना उतनी ज्यादा होगी उसकी। जिस भी एसिड से जितना ज्यादा आपका क्या बनेगा, स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट जो याद रखने वाला है कि आपके एल्कोहल जो होते हैं ना, alcohols are less acidic than water and waters are less acidic than phenol. Acidic strength. एल्कोहल जो होता है वो पानी से भी कम एसिडिक होता है, और फिनॉल जो होते हैं वो पानी से ज्यादा एसिडिक होते हैं। रीजन जानने की जरूरत नहीं ना। क्या मतलब रीजन जानने की जरूरत नहीं है सर अल्कोहल्स वाला जो आपने नीचे जो लर्न यार? ये क्या है ऊपर देखो, ये क्या लिखा है मैंने, व्हाट आर दीज? इसी को तो एक्सप्लेन किया है। वो समझ गए थे। तो वही तो चीज यहाँ पे लिख दी मैंने दोबारा यार। ये अल्कोहल है, ये पानी है, ये फिनॉल है। तो अल्कोहल्स, पानी, फिनॉल, वही चीज तो ऊपर लिखी है मैंने, देखो। ठीक है, यही इसका एक्सप्लेनेशन है ऊपर। रीजन जहां जानने की जरूरत नहीं है हम पहले ही बोल देंगे आपको कि देखो यहाँ कोई वो नहीं है, या एक्सेप्शनल है, कुछ भी है। ये तो आपका है ना, यहाँ पे एल्कोहल में आर है, अल्काइल प्लस आई इफेक्ट है, OH माइनस और जो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। तो मान लो अगर हमारे पास सेम ग्रुप जुड़ा है और उसके साथ हमने कोई दूसरा ग्रुप जोड़ा है, OH OH OH, ठीक है। एक में हमने कुछ नहीं जोड़ा, एक में हमने OCH3 जोड़ दिया, एक में CH3 जोड़ दिया, एक में हमने Cl जोड़ दिया, एक में हमने NO2 जोड़ दिया। अब बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? बोलो सर हाईएस्ट NO2 वाला सर, NO2 वाला हो जाएगा सर, हाईएस्ट NO2 वाला हो जाएगा। तो आपका जो फिफ्थ है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा, उससे कम फोर्थ होगा। यार ये आपका -M है, ये आपका -I है, -I सर, सर फर्स्ट होगा सर। ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये आपका +M है, और ये कुछ नहीं है, तो फिर आ जाएगा फर्स्ट। बिल्कुल सही बात है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन और +M में कौन होगा ज्यादा, बताओ? +M सर। फिर से सोचो। हाँ सर, मतलब सर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा एसिडिक होगा सर +M से। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि +M ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो स्टेबिलिटी को और घटिया कर देगा, जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़े कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो स्टेबिलिटी को उतना घटिया नहीं करेगा जितना +M कर देगा। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड, और लास्ट में जाएगा आपका सेकंड। आदित्य क्लियर है क्या? आदित्य है क्या? बोल ही नहीं रहे। अर्णव, पांडे जी, सब गायब है क्या? आर्यन, हाँ अर्णव, चलिए ठीक है। तो ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखो। CH3 CH2 OH, CH3 CH, CH3 OH, CH3 C, CH3 CH3 और OH। बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? आप जानते हैं कि जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता है वैसे वैसे +I इफेक्ट बढ़ जाता है। यस तो सर। जैसे जैसे, हाँ, तो जब +I इफेक्ट बढ़ेगा जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो ये ऑर्डर आ जाएगा आपका, ठीक है। +I इफेक्ट जो होता है इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। साइज मतलब नंबर ऑफ कार्बन से है यहाँ पे, जितने ज्यादा कार्बन बढ़ेंगे उतना ज्यादा +I इफेक्ट जनरेट होगा। तो यहाँ पे
हाँ एग्जैक्टली तो ये आपका 1 डिग्री सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उससे कम 2 डिग्री होगा और सबसे घटिया हो जाएगा आपका 3 डिग्री। सो अगर क्योंकि एल्कोहल्स वो में अगर आप ज्यादा बात सर खींच करेंगे, लेगा। हाँ स्टेबिलिटी की बात करोगे तो ये चीज अपन ने एनाइंस में भी देखी थी कि अगर यस सर। सिंपल एल्काइल एनाइंस भी होते हैं तो 3 डिग्री सबसे घटिया स्टेबल होता है, प्राइमरी सबसे बढ़िया स्टेबल होता है। ठीक है, तो प्लस चार्ज क्योंकि आपका प्लस आई इफेक्ट है, तो जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा एनाइन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ देखो, इसमें ए बी सी, इसको हम ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, तो बताओ क्या आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर? सर ए की सबसे ज्यादा, फिर सर सी की, फिर बी की। ए सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है ऑर्डर। ए सबसे ज्यादा क्यों है, देखो नेगेटिव चार्ज 1 जो डिग्री। बनेगा वो रेजोनेंस में जाएगा। यस सर वो भी है। ठीक है, और ये 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री और 3 डिग्री, यहाँ पे जो एनाइन बनना है वो एनाइन तो आपका रेजोनेंस में जाएगा नहीं, इसमें भी बनने वाला रेजोनेंस में नहीं जाएगा, क्योंकि सिग्मा सिग्मा आ रहे हैं, दो सिग्मा आ रहे हैं, सिग्मा सिग्मा। तो अब यहाँ पे 3 डिग्री आएगा ये आपका 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री इज मोर स्टेबल जो एनाइन बनने वाला है एज कम्पेयर टू 3 डिग्री। तो यहाँ पे आपका एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा इस तरह से आ जाएगा, ए सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर आपका सी और फिर बी। अरे रेजोनेंस की वजह से। हाँ ए पे रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि ए में रेजोनेंस ज्यादा होगा, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी आपकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट कार्बोकेटाइंस की भी बात कर सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका एनाइंस की बात हो रही है। अगर हम इसको ए माने, यहाँ पे जो कार्बन होगा, यहाँ पे बी माने और यहाँ पे सी माने, तो आप मतलब हाइड्रोजन यहाँ से निकालोगे हर एक जगह से। ठीक है, लाइक आपने क्या किया, RH है, यहाँ से आपने हाइड्रोजन निकाला तो नेगेटिव बनेगा, मतलब H प्लस बनेगा, तो फिर से वही स्टेबिलिटी देखोगे आप इसकी। ठीक है ना, आपको तो स्टेबिलिटी चेक करनी है कि भाई एनाइन जो बनेगा वो उसकी स्टेबिलिटी क्या आएगी। Yes, तो sir. बताओ, हाँ अब आप बताओ, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ जब एनाइन आएगा ना तो एनाइन पाई बनाएगा, पाई जो है नेगेटिव बनाएगा, बी तो ये वाला इसके फिर साथ दोनों पे कॉन्जुगेशन करेगा में सर। होगा। सेम थिंग यहाँ पे भी होगा, इधर जाएगा इधर जाएगा, यस सर। ये और सी में तो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। और बी का देखो, बी पे जब एनाइन आएगा तो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, तो यस सर। बी वाला एनाइन जो बनेगा वो ज्यादा जगह डिलोकलाइज हो रहा है, दोनों ऑक्सीजन पर डिलोकलाइज हो रहा है, जबकि ए और सी का केवल एक एक ऑक्सीजन पर डिलोकलाइज हो रहा है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी आएगी, बी की। बी की जब सर। बी वाले की एनाइन की ज्यादा स्टेबिलिटी आने वाली है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी किसकी ज्यादा होगी बताओ, बी बी की वाले की। ज्यादा होगी सर। और ए और सी की क्या हो जाएगी, बराबर, लेकिन कम हो जाएगी, तो बी की सबसे ज्यादा होगी और ए और सी की क्या हो जाएगी, बराबर, और बी से क्या होगी, कम। ठीक है, यस सर। तो 1 मिनट थोड़ा टाइम दे देंगे लिखने के लिए। लिख लीजिए। जरा इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, ए बी सी डी ई में। बोलो यार। क्या आएगा बताओ।
देखो यहाँ पे अगर आप बी और सी को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे आएगा COO माइनस, दो ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज हो रहा है। यहाँ पे आएगा SOO माइनस, तीन ऑक्सीजन पे। तो सी आपका सबसे ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू बी। फिर इसके बाद देखो यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। तो बताओ ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सीजन वाले की आएगी, फिर कार्बन वाले की आएगी। अब कार्बन में भी ज्यादा किसकी होगी, ये sp कार्बन है, ये sp3 कार्बन है, सर। तो sp कार्बन की ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, देखो सबसे ज्यादा C, उससे कम B, उससे कम A, और D और E में किसकी ज्यादा होगी बताओ, D की ज्यादा होगी, सर E की सबसे घटिया हो जाएगी। ठीक है, सर यहाँ पे सर वो ऑर्थो मेटा पैरा वाला नहीं लगेगा क्या? ऑर्थो मेटा पैरा इफेक्ट, मेटा पे कम होता सर। हाँ हाँ बिल्कुल लगेगा, बट ये तो सिंपलेस्ट कोई इफेक्ट का, हर एक पे इफेक्ट जनरेट हो ही रहा है लगभग लगभग। अपन को तो सिंपल ये देखना है कि सीधे सीधे मान लो अगर लगे हुए हैं ग्रुप तो क्या आएगा। चलो हम इसको ऑर्थोमेटा पैरा की जगह हम साइक्लोहेक्सेन बना देते हैं, तो रेजोनेंस ही खत्म कर दो, उसके लिए हम अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बेंजीन ही नहीं रही, तो ऑर्थोमेटा पैरा जैसी कोई कंडीशन ही नहीं है। हाँ सर ठीक है। ठीक है ना। सर ये वाली अब देखो स्टेबिलिटी ए डी से बड़ी कैसे हुई? ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, समझ गया। ठीक है। नेक्स्ट और देखो, बाकी सर जो डी और ई में वो हाइब्रिडाइजेशन से। हाँ तो यहाँ पे देखो आपके पास है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, H2O, NH3, HF और है CH3F। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। तो देखो यहाँ पे जो नेगेटिव आएगा ये sp कार्बन पे नेगेटिव आएगा, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, यहाँ sp3 नाइट्रोजन पे आएगा, यहाँ फ्लोरीन पे आएगा, और यहाँ पे कार्बन पे आना है sp3 वाले पे। तो आप ये बताओ, देखो सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी आएगी, HF वाले की, HF की सर। फिर आएगी H2O की, ठीक है ना। यस सर। उसके बाद देखो नाइट्रोजन और sp कार्बन में लड़ाई होती थी, अगर याद हो आपको तो हमने आपसे कहा था कि sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 नाइट्रोजन, जब हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे थे। यस सर बताया था सर। हाँ, तो इस वजह से आपका यहां ज्यादा स्टेबल होगा sp कार्बन पे एज कंपेयर टू sp3 नाइट्रोजन पे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ एसिटिलीन की ज्यादा होगी किससे, अमोनिया से। तो ऑर्डर क्या आएगा आपका, सबसे ज्यादा HF, फिर H2O, इसके बाद आएगा एसिटिलीन, फिर NH3, और लास्ट में जाएगा CH3F। ये हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, सर ये वाला नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ में, बताओ कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया। सर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है, सेम पीरियड के एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव देख लो बस, आ जाएगा सीधा सीधा। यस सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख ली सर पहले, फिर H2O में O माइनस था, और सब बाकी आप चेक कर लो, समझ में आ जाएगा। देखो F माइनस, O माइनस, N माइनस, कार्बन और कार्बन, F माइनस फिर O माइनस, और sp कार्बन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है sp3 नाइट्रोजन से, तो पहले ये आ जाएगा, फिर ये आएगा, और लास्ट में ये sp3 कार्बन आ जाएगा। ठीक, अब देखो ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, आगे समझ आ गया। यस सर, मतलब आखिरी में sp3 कार्बन के लिए है। हाँ हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रोनिटी कम होती है ना उसकी। यस सर, नाइट्रोजन की ज्यादा हुई तो उससे लिए आगे आ हाँ गए। बिल्कुल बिल्कुल। ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करोगे तो देखो सबसे पहले तो आते हैं आपके इनऑर्गेनिक एसिड, मतलब ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड्स में कंपैरिजन करोगे ना, तो इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रोंगर देन ऑर्गेनिक एसिड्स। एक दो एक्सेप्शनल हैं, जैसे HF और अमोनिया, इसके अलावा सारे इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ज्यादा एसिडिक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड से। फिर उसका देखो क्या आता है, ऑक्सीजन जितने ज्यादा
मतलब नेगेटिव चार्ज जितनी ज्यादा ऑक्सीजन पे जाएगा स्टेबिलिटी वहां उतनी ज्यादा आएगी। तो इसका मतलब आएगा फिर जैसे हमारे पास है SO3H वाले, क्योंकि उसी में जाते हैं 3 ऑक्सीजन पे। यस Yes, sir. बोलो यार। और फिर आएंगे COOH वाले, क्योंकि इसमें 2 COOH. ऑक्सीजन पे जाते हैं। फिर सिंपल आएंगे ऑक्सीजन वाले, जैसे फिनॉल अल्कोहल वाले, क्योंकि उस पे ऑक्सीजन पे है केवल। जो ऑर्डर स्टेबिलिटी का आएगा, पहले इनऑर्गेनिक एसिड है, फिर 3 ऑक्सीजन पे जाने वाला, फिर 2 ऑक्सीजन पे जाने वाला, फिर सिंपल 1 ऑक्सीजन पे जाने वाला, इस तरह से आएगा। तो पहले आ जाएगा उसमें भी पीएच SO3H ज्यादा होगा किससे, RSO3H, क्योंकि यहाँ पे पीएच जो है वो सपोर्ट करेगा स्टेबिलिटी बढ़ाने में एज Yes, कम्पेयर टू sir. R। ठीक है, फिर अब यहाँ पे देखो, यहाँ HF आता है, ये एक्सेप्शनल, मतलब एक तरीके से डेटा बेस्ड है ये पॉइंट, कि वैसे हम लोग जो कर रहे हैं कि हमने कहा कि इनऑर्गेनिक सारे ज्यादा एसिडिक हैं, इसमें केवल HF और अमोनिया है जो बीच में यहाँ पे आके फिट होता है कहीं पे। अदरवाइज तो 3 ऑक्सीजन पे जाने वाला, फिर बीच में HF आ गया। अब आएगा 2 ऑक्सीजन पे जाने वाले, 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आने वाले, मतलब उसमें आता है पहले फॉर्मिक एसिड, फिर आपके आते हैं बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड से कम आएंगे आपके एल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब जब ये हो जाएंगे, देन इसके बाद आपके आएंगे कौन, 1 ऑक्सीजन पे जाने वाले, यानी फिनॉल से ज्यादा होता है किससे, पानी से, और पानी ज्यादा होता है किससे, अल्कोहल से। अगर आप HF को यहाँ पे इग्नोर कर दो, HF को, तब तो ऑर्डर सीधा सीधा है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ सर. ठीक है Yes, ना, sir. 3 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और फिर 1 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। बस HF यहाँ पे जो है डेटा में फिट हो रहा है। इसके बाद अब आता है नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन के बाद किस पे आएगा, नाइट्रोजन पे। हाँ सर. नाइट्रोजन के बाद आएगा कार्बन पे। कार्बन. तो नाइट्रोजन और कार्बन में भी एक एक्सेप्शन है कि भाई देखो HC�11CH का ज्यादा होगा नाइट्रोजन से। यहां तक तो ठीक है ना, ये पॉइंट तो अपन पहले पढ़ चुके हैं। भाई पहले नाइट्रोजन आना चाहिए था, फिर कार्बन आने चाहिए थे, लेकिन आपको पता है कि sp कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो हाँ सर. नाइट्रोजन sp कार्बन के पीछे आ जाएगा। फिर आपके 2 डबल बॉन्ड वाले आ जाएंगे, फिर आपके सिंगल बॉन्ड वाले आ जाएंगे, लाइक RCH3। इस तरह से आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। बोलो, समझ आया। Yes, sir. Sir, इनऑर्गेनिक सबसे ज्यादा सर क्यों होते हैं सर? दे आर मोस्ट एसिडिक, क्योंकि वहां पे H+ इजीली प्रोटोनेट हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो ज्यादा एटम एज कम्पेयर टू। सबसे एल्काइल ज्यादा ग्रुप जब होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वो, होते हैं। हाँ बिल्कुल, एल्काइल ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे एल्काइल ग्रुप होते हैं ये ऑर्गेनिक में, तो H+ ने इजीली प्रोड्यूस नहीं कर इनऑर्गेनिक का पाते सर हैं। कोई एग्जांपल दीजिए सर। किसका, सर जो स्टार्टिंग वाला इनऑर्गेनिक का। HNO3, H2SO4, H3PO4, ये सारे इनऑर्गेनिक एसिड तो हैं। यस सर, हाँ, तो वो ठीक है, तो सबसे ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। तो ये आ जाएगा आपका ऑर्डर। ऑर्डर क्लियर है सबको, बोलो यार। यस यस सर। सर, क्लियर है. ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स और कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जाम्पल करते हैं इसमें। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, CH3CH2 COOH। जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, तो एनाइन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी बताओ, कम हो जाएगी। यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, कोई प्लस आई नहीं, यहाँ प्लस आई लगेगा, ये भी प्लस आई लगाएगा, ये भी प्लस आई लगा रहा है। तो कार्बन की चेन बढ़ेगी जैसे जैसे, तो क्या होगा आपका बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, प्लस आई बढ़ने की वजह से। हाँ, वो एनाइन की स्टेबिलिटी को कम कर देगा। अब देखो, अगर मान लो हमारे पास फॉर्मिक एसिड है और बेंजोइक एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब एसिडिक होता है एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं किससे, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड जो एल्काइल वाले ग्रुप वाले होते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये डेटा बेस्ड है, यहाँ पे समझना पॉइंट, ये पॉइंट याद करने वाला है। यहाँ पे पॉइंट क्या याद रखना है, देखो अगर आप वैसे आप देखें तो एसिटिक एसिड जो है और बेंजोइक एसिड में, देखो बेंजोइक एसिड में जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसके पास जो पीएच है वो तो माइनस आई लगाएगा ना, C+O माइनस के लिए माइनस आई लगाएगा पीएच।
ये प्लस आई लगाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो सबसे ज्यादा कौन होना चाहिए था? बेंजोइक एसिड, फिर आना चाहिए था फॉर्मिक एसिड, और लास्ट में आना चाहिए था क्या? अदर कार्बोक्सिलिक एसिड, या आप कह सकते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ऐसा नहीं है, फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड से। ये पॉइंट याद रखना है हमें कि फॉर्मिक एसिड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक होता है। ये ओके? Yes, sir. ठीक है, ये पॉइंट हमें याद रखना है, इसके अलावा तो सारे हमने पॉइंट्स एक्सप्लेन ही किए हैं। फिनॉल जुड़ा हुआ है सर ग्रुप बेंजीन में। हाँ, फिनॉल नहीं जुड़ा है, फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, पीएच इज फिनाइल ग्रुप। ओके सर। थर्ड देखो, देखो इसमें अगर हम यहाँ पे एक फ्लोरीन लगा दें और क्लोरीन लगा दें, दूसरे में हम दूसरे कार्बन पे फ्लोरीन और क्लोरीन लगा दें, तीसरे में हम पहले फ्लोरीन लगाएं फिर बाद में क्लोरीन लगाएं, इसमें हम पहले क्लोरीन लगा दें बाद में फ्लोरीन लगा दें, अब बताओ क्या होगा? लिसन, ये जो हैलाइड हैं वो माइनस आई शो करेंगे सबके सब, Yes, sir. ठीक है। अब सबके सब माइनस आई शो कर रहे हैं, अब आपको ये डिफाइन बताना है कि ज्यादा माइनस आई कहाँ, क्योंकि माइनस आई आने का मतलब है कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, एनाइन की ये स्टेबिलिटी को सर जो बढ़ाएंगे, चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी हाँ तो बढ़ जाएगी। कम करेंगे, तो आपका यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो और आपको ये भी पता है कि माइनस आई इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है डिस्टेंस ये डिस्टेंस डिपेंडेंट। डिपेंडेंट होता है, बिल्कुल। तो यार यहाँ पे जो सबसे पास होगा वो सबसे ज्यादा माइनस आई लगाएगा, पहला जो वाला दूर दूर सबसे ज्यादा दोनों हो है वो जाएगा। सबसे घटिया लगाएंगे। देखो सबसे अच्छा तो हो जाएगा पहला, Yes, sir. ठीक फिर है, थर्ड हो जाएगा सर। और सबसे सबसे घटिया घटिया हो जाएगा था दूसरा, क्योंकि देखो दूसरा। दोनों में सेकंड सेकंड पोजीशन पे जाके लगा है। Yes, sir. अब उन बीच में आएंगे आपके कौन से, थर्ड और फोर्थ। Yes, sir. अब थर्ड और फोर्थ में देखो जो पास कौन है, फ्लोरीन इसमें पास है, फ्लोरीन ज्यादा इसमें पास सर, क्लोरीन पास है, थर्ड वाला ज्यादा हो तो जाएगा। एग्जैक्टली थर्ड ये ज्यादा माइनस आई लगाएगा, एक कम माइनस माइनस आई है ज्यादा लगाएगा, लगा। बिल्कुल। तो आपका ऑर्डर क्या आ जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले फर्स्ट, फिर थर्ड, थर्ड फिर फोर्थ फोर्थ, और फिर सेकंड। सेकंड, ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड देखो, CH2 है, COOH, और साथ में हमने जोड़ा है COOH, CH2 COOH, NH3 प्लस, CH2 COOH और Cl, CH2 COOH और NH2। अब लिसन, हमारे पास ये जो ग्रुप है ना, ये सब में कॉमन, ये इतना तो कॉमन है, इसी की कॉमन एसिडिक है स्ट्रेंथ सर। बतानी है। उसके साथ जो ग्रुप जुड़े हैं उनको देखो जरा, ये माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, और ये भी माइनस आई है। अब आपको बताना है कि इसमें माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा, सबसे अच्छा माइनस आई कौन होगा? पहला वाला। फर्स्ट सर। सेकंड वाला ना, प्लस वाले सबसे अच्छे होते हैं, अच्छा, हाँ हाँ सर, यस। जिन पे पॉजिटिव चार्ज आता है वो माइनस आई सबसे अच्छे होते हैं, जिन पे नेगेटिव चार्ज आता है वो प्लस आई सबसे अच्छे होते हैं। याद आया? यस सर, यस सर। ठीक है, सर तो ये जिसमें सबसे प्लस अच्छा हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आता है सर माइनस आई पे, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्या? सब पॉजिटिव चार्ज सर ये माइनस आई पे। ग्रुप जिन पे प्लस चार्ज होता है वो अच्छे माइनस आई होते हैं, ओके सर। ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या आएगा आपका, COOH माइनस आई का ऑर्डर में, फिर आपका आएगा, क्या आएगा बताओ, Cl मतलब हेलोजेंस, फिर आती है नाइट्रोजन मतलब NH2। तो अगर हम यहाँ पे माइनस आई का ऑर्डर देखें, तो माइनस आई का ऑर्डर जो आएगा सबसे पहले आपका NH3 प्लस का होगा, फिर आपका आएगा COOH का, फिर आपका Cl का, और सबसे लास्ट में होगा NH2। अब अगर आपको माइनस आई का ऑर्डर पता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता चल जाएगा, यही सीधा सीधा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। सो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा बताओ, सबसे ज्यादा सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, और फिर फोर्थ।
जो माइनस आई का ऑर्डर आएगा वही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। नोट कर लिया? यस सर। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। एक आपके पास है NH3 प्लस, यहां लगाया COOH, फिर हमने यहाँ पे भी एक COOH लगाया, और हमने आपसे पूछा कि बताओ यहाँ पे ये मान लो A है, ये साइड B है और ये साइड C है। भाई NH3 प्लस से भी तो H प्लस रिलीज होगा, तो NH2 बनेगा, H प्लस बनाएगा, और COOH और COH। तो अब यहाँ पे बात आती है कि भाई कौन इजीली आपका प्रोटॉन रिलीज करेगा। तो यार इसने तो देखो ये अमोनिया था NH2, तो ये तो लॉन पेयर लेता था, H प्लस ने एक्सेप्ट किया, तो ये तो एसिड बेस कॉम्प्लेक्स बना दिया, तो घटिया है ना, ये जल्दी H प्लस थोड़ी ना रिलीज करेगा, इसने तो H प्लस कैच किया है क्योंकि इसकी नेसेसिटी थी। तो यस सर। ये आपके जल्दी H प्लस रिलीज नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर ऑक्सीजन पे H प्लस जुड़ा है और नाइट्रोजन पे H प्लस जुड़ा है, तो जल्दी कौन रिलीज करेगा? ऑक्सीजन वाला, हाँ क्योंकि वो सर, ज्यादा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन। हाँ, रिलीज करेगा। तो अब B और C में बताओ कौन ज्यादा होगा, B और C में? सी ज्यादा इजीली रिलीज करेगा। क्यों? आप ये देखो ना कि कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है जो उसको अफेक्ट कर रहा है। तो यार ये जो पूरा NH3 प्लस है ना, ये इसके लिए किसकी तरह बिहेव करेगा? माइनस आई की तरह बिहेव करेगा कि नहीं? करेगा सर, इसके लिए भी करेगा, लेकिन इससे दूर है, डिस्टेंस इसके पास डिपेंडेंट है है। ना सर, तो बी हाँ, ज्यादा हो जाएगा। तो B ज्यादा हो जाएगा यार एज कम्पेयर टू C से। रुद्राक्ष क्या नाम है? यस सर, समझ गए। समझ गए ना? हाँ, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, B की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर C होगी और सबसे कम हो जाएगी A। देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, लिसन। क्वेश्चन पूछने का तरीका, एक तो डायरेक्ट आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछेगा, दूसरा आपसे वो कहता है कि मान लो हम यहाँ पे 1 मोल NaOH लेके आए। कितना मोल NaOH लेके आ रहे हैं? 1 मोल, एक इक्वलेंट, वन इक्वलेंट लेके आ रहा है, मतलब वो एक ही H प्लस से रिएक्शन करेगा। तीन तीन जगह से H प्लस निकल सकते हैं, अपने पास साइड्स हैं 3 जगह, ये सर 3 एक जगह से H इक्विवेलेंट प्लस निकल चला रहे सकता हैं। है। पूरी बात सुनो, इस मॉलिक्यूल में आपको पता है कि 3 जगह से H प्लस निकल रहा है, ठीक है, 3 साइड्स हैं जहां से H प्लस निकलेगा। अब वो क्या कहते हैं कि बताओ इस मॉलिक्यूल में अगर हम वन इक्वलेंट से रिएक्शन कराएं, वन इक्वलेंट NaOH, मतलब 1 मोल हम इस मॉलिक्यूल का लें, वन इक्वलेंट इस मॉलिक्यूल का लें, और या आप कह लो 1 मोल इसका ले रहे हैं मॉलिक्यूल का, और 1 मोल हम NaOH ला रहे हैं, तो इसका मतलब 1 1 है, तो एक ही H प्लस से अटैक करेगा, एक किसी एक H प्लस पे। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ किस H प्लस से के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, मतलब आपका H प्लस को हटा के Na कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा या यहाँ जुड़ेगा, या H प्लस हटा के यहाँ जुड़ेगा। तो जो H प्लस, या आप कह सकते हैं जिस साइड से निकलने वाला H प्लस की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, सबसे पहले बेस वहीं पे जाकर अटैक करेगा, यस सर। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर करेगा, तो दूसरे नंबर पर उसकी स्ट्रेंथ होगी, फिर तीसरे नंबर पर स्ट्रेंथ होगी। तो जब हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा साइड्स होती हैं H प्लस जहां से रिलीज होने की बात हो रही है, तो H प्लस, जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, ये देखो इस तरह का क्वेश्चन देख लो 5, वी हैव अ मॉलिक्यूल जिसमें एक तरफ COOH है, एक तरफ OH है। तो यहाँ पे तो आपको पता है A और B की देखें तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ बी की ज्यादा ज्यादा किसकी होगी? होगी। B की, A से। अब अगर हम यहाँ पे NaOH की रिएक्शन कराएं और ये 1 इक्वलेंट है, ठीक है, तो होगा क्या, एक ही H प्लस निकलेगा। अब एक H प्लस कहां से निकलेगा ये CO डिसाइड करना, तो जो ज्यादा एसिडिक होगा वहां से निकलेगा, इस तरह से। मतलब आपसे ऑप्शन दे देगा, एक बार Na यहां लगा दिया, एक बार NaH हटा के यहां लगा दिया, एक बार दोनों में लगा दिया, तो कहेगा बताओ कौन सा करेक्ट है, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। सर एक ठीक है। बस डाउट है सर, जो हाँ, जैसे हम लोग ने थर्ड वाले एग्जांपल में सर NH3 प्लस को सबसे ज्यादा कहा था स्टेबल है ऑर्डर में, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ में। प्लस आई इज अ मोस्ट, प्लस आई ज्यादा है, स्टेबल नहीं है ये, प्लस आई का ऑर्डर लिखा है मैंने।
माइनस आई है। सॉरी माइनस आई का, हाँ प्लस आई नहीं, माइनस आई का ऑर्डर लिखा है। यस सर, ऑर्डर फिर सेकंड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल बता दिया था ना हमने, फिर मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ में। यार माइनस आई से देखो ना आप, तो माइनस आई से देखो क्या कह रहे हैं, माइनस आई ज्यादा होगा तो ज्यादा इजिली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा ना माइनस आई, जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई होगा। यस सर। उससे खुद से थोड़ी ना यहाँ पे हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, हम तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, ये माइनस आई की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे हम उस खुद से उसी से निकाल रहे हैं, तो अब ये खुद के लिए थोड़ी ना माइनस आई की तरह बिहेव करेगा, यस सर, मतलब उससे खुद तो कोई से जुड़ा हुआ ग्रुप निकाल रहे करेगा। हैं तो हाँ इसने तो तो दे आप दिया। तो यह देखो कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से निकलेगा H प्लस, तो कहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो आएगा वो कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा, ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे यहाँ से निकलेगा वो तो ये ज्यादा समझ हो गया जाएंगे सर, वो सब एज समझ कम्पेयर टू गया, मैं नाइट्रोजन बस के। ये पूछ रहा हूँ कि NH3 मतलब डोनेट, मतलब क्योंकि ये डोनेट करेगा तो खुद बेकार हो जाएगा। हाँ हाँ वही यही बात है बिल्कुल। और पहले वाले एग्जांपल में वो माइनस आई का वो देख रहे थे कि किसका ज्यादा है। हाँ ऑर्डर जिसका ज्यादा आएगा उसके हिसाब से। ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो 6, suppose we have CH3COH ClCH2COH BrCH2COH, बताओ क्या आएगा, ऊपर वाले का ऑर्डर डिसाइड करो फटाफट। क्या आएगा बताओ। सेकंड वाला सबसे बेकार हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये Br माइनस आई की तरह बिहेव करेगा, ये भी माइनस आई की तरह बिहेव करेगा, CH3 ये केवल प्लस आई की तरह बिहेव करेगा, तो माइनस आई वाले ज्यादा एसिडिक बढ़ाएंगे। अब ज्यादा अच्छा माइनस आई कौन होगा, ClCH2 वाला एज कम्पेयर टू Br वाला, तो सेकंड की एसिडिकेशन ज्यादा हो जाएगी किससे, थर्ड से, और थर्ड की ज्यादा होगी किससे, फर्स्ट से। ठीक है यहाँ पे देखो ये CH3 प्लस आई होगा और ये CH3 क्या हो जाएगा आपका माइनस आई। ये देखो यहाँ पे ये क्या होगा, ये तो प्लस M की तरह बिहेव करेगा ना, डायरेक्ट जुड़ा है, बोलो यार। यस सर। तो अब देखो H प्लस निकालना सबसे आसान कहाँ पे होगा, सेकंड वाले में, सेकंड में सर। क्योंकि माइनस आई है। अभी प्लस आई और प्लस M में ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी आएगी, प्लस आई सर। प्लस प्लस आई आई की, की। यानी फर्स्ट वाले की, और सबसे घटिया हो जाएगी थर्ड वाले की। ठीक है तो ये आपका ऑर्डर आ जाएगा। एट्थ HCCl3 और HCF3, बताओ H प्लस निकालने के बाद ज्यादा स्टेबल कहां पे आएगा, मतलब ज्यादा पहले एसिडिक कौन होगा। सर CF3 पे होगा सर। देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को ध्यान से देखो, तो जब H प्लस निकलेगा तो ये बनेगा क्या, माइनस, यहाँ पे F और F। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन है किसमें, CCl3 में, नेगेटिव चार्ज सिग्मा और वैकेंट डी ऑर्बिटल इन क्लोरीन, आ रहा है। यस कॉन्जुगेशन है सर। क्लोरीन में तो है। हाँ तो स्टेबिलिटी एनायन की बढ़ जाएगी जब भी कॉन्जुगेशन आता है, तो बनने वाला एनायन स्टेबल होगा एज कंपेयर टू CF3, क्योंकि वहां पे सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू ही केवल और केवल स्टेबिलिटी बढ़ रही है, बट इन फर्स्ट केस यहाँ पे डिलोकलाइजेशन भी हो रहा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ HCCl3 की ज्यादा होगी किससे, HCF3 से। ये ऑर्डर अपन ने लास्ट वाला जो था, जब हम लास्ट कॉन्जुगेशन की बात कर रहे थे वहां पे पढ़ा था इसके, CCl3 माइनस का और CF3 माइनस था, अगर आपको याद हो तो वहां पे ठीक है। बात कही थी कि कुछ ऐसे हाँ, से और होगा।
ठीक है, मतलब सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अलावा अगर कंजुगेशन है तो देख लो कि जिसमें कंजुगेशन है वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि डिलोकलाइजेशन बिल्कुल, यहाँ पे आपका कॉन्जुगेशन होगा, और ड्यू टू कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो 9, आपसे कहा जाए बताओ ए और बी में एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें करना क्या है, H+ निकालो, पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाओ, क्या आएगी। तो एक बार जब आप ए से निकालो तो क्या आएगा, इधर O- आएगा, डबल बॉन्ड CO OH आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी बी से निकालो, अब एनायन की स्टेबिलिटी चेक करो कहां पे ज्यादा होगी। जहां पे भी एनायन बनने वाला जो एनायन है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, हम कहेंगे कि वहां से निकलने वाला H+ इजिली निकलेगा। ठीक है ना। अगला आप देखें यहाँ पे, तो ये इधर से इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और इधर जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज जो है यहां से यहां तक डिलोकलाइज हो रहा है। यस, Yes, sir. बट इन दिस केस नेगेटिव आपका यहां जाएगा और ये आपका पाई यहां जाएगा, बस यहां से यहां तक डिलोकलाइज हो रहा है। और दूसरी चीज देखो इंपॉर्टेंट, जब आप इसको यहां से यहां ले जाओगे और इसको यहां से यहां और इसको यहां से, तो देखो नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन पे जा रहा है, यहां भी जा रहा है, यहां पे भी जा रहा है। हाँ और ये हम सर। जानते हैं कि जब मोर देन 1 ऑक्सीजन पे जाता है तो स्टेबिलिटी हमेशा उसकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप चाहे तो एरो बनाना, देखो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, जबकि इस केस में ये यहाँ बनाएगा और ये यहाँ बनाएगा। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ये आपका मोर स्टेबल होगा, ठीक है, ये आपका लेस स्टेबल होगा। जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। सो एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करोगे तो ए की ज्यादा होगी किससे, बी से। ठीक है, Yes, बोलो sir. यार। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कहाँ गया देव, समझ में आया। यस सर, आ गया लिख रहा था। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। अगर हम यहाँ पे आपसे पूछें कि दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, तो कौन आएगा। अब आप जरा ए और बी में देखो, जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा वो तो डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। सो हम ये तो यहाँ पे कह ही सकते हैं कि भाई देखो ए और बी घटिया है और सी और डी यस बढ़िया है, सर, और सी और डी में सी अच्छा है किससे, डी सर। डी D से। से सर। ठीक है, अब ए और बी को डिसाइड करना है। तो यार आप ये देखो, ये जो OH है ना यहाँ पे, इस OH से -I शो करेगा, मतलब ये वाला OH जो है इसके लिए -I शो करेगा। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज जब आप लगाओगे तो इस नेगेटिव चार्ज के लिए ये वाला OH जो है वो -I की तरह बिहेव करेगा। यस, सर वो नहीं कर सकता ए बी के लिए। हाँ हाँ, पूरी बात तो सुनो, ये करेगा इसके लिए कि नहीं। करेगा। अब जब आप यहां से निकालोगे तो ये इसके लिए करेगा, ये तो कॉमन हो गया पॉइंट दोनों में। यस सर। उसके अलावा, सॉरी हमने यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बनाया, यहाँ एस्कॉर्बिक एसिड में यहाँ ऑक्सीजन होता है। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे OH है, ये मतलब O है, ये भी इसके लिए -I की तरह बिहेव करेगा इस वाले के लिए। यस देखो सर, ये पास पड़ ग्रुप जाएगा। इसके लिए -I कर रहा है और ये ग्रुप आपका इसके लिए -I कर रहा है, लेकिन ये तो कॉमन होगी पॉइंट, लेकिन ये एक्स्ट्रा पॉइंट है इसके पास, ये वाला इसके लिए -I शो कर रहा है। समझे बात को।
सब एक दूसरे के लिए कर रहे हैं माइनस। हाँ, एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। अब वही जीतेगा कौन भाई, जिसके लिए ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे होंगे। जिसको ज्यादा लोग सपोर्ट करेंगे वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यही तो देखना है भाई, हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना है। तो हमें ये देखना है कि ज्यादा लोग सपोर्ट किसको कर रहे हैं। तो एक दूसरे को तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा इस OH को कोई दूसरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, केवल यही सपोर्ट कर रहा है। बी ज्यादा हो जाएगा फिर। हाँ, तो बी को क्या है, ये सपोर्ट कर रहा है, साथ में ये भी कर रहा है, तो बी ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू ए। ठीक है, सो हम यहाँ पे कहेंगे बी और सबसे घटिया हो जाएगा ए। तो ये बोलो रुद्राक्ष। पॉइंट मेंशन कर यस सर, समझ आया? यस सर, आ गया सर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इस तरह से आप देख लीजिए। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, जब आपके पास, ये तो हो गया जनरल पॉइंट्स, जनरल सीधे सीधे पूछते हैं आपसे। ठीक है, नाउ अपन बेंजोइक एसिड्स में चलते हैं। बेंजोइक एसिड पढ़ना है हमें, फिनॉल्स में पढ़ना है किस तरह से वेरिएशन होता है। तो जिस तरह से एनिलीन में अपन ने ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा था, याद है, ऐसे ही बेंजोइक एसिड में भी एक ऑर्थो इफेक्ट आता है। सो नेक्स्ट आप हेड डाल लेंगे बेंजोइक एसिड्स। हम बात करते हैं बेंजोइक एसिड्स की। कितना बचा है सर? क्या चीज? मेरे चैप्टर खत्म होने वाले। हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद आपका बचेगा वो टाटोमेरिज्म। बस उसके बाद खत्म है। टाटोमेरिज्म एक लेक्चर से ज्यादा का नहीं है, टाटोमेरिज्म तो छोटा ही है। हाँ, अगले लेक्चर में हमारा जो बेसिक जो बचेगा एसिडिक स्ट्रेंथ में थोड़ा बहुत, या मान लो नहीं भी बचेगा, तो उसके बाद जो है आपका मतलब अगला जो लेक्चर होगा उसमें सारा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, क्या बोल रहे थे? फिजिकल केमिस्ट्री अब आप पढ़ाएंगे? हाँ, मैं ही पढ़ाऊंगा पूरा। कोई दिक्कत हो तो बताओ, और भी टीचर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं सर, लेकिन फिर गैसीय स्टेट पढ़ा दीजिएगा एक बार। देखो, पहले तो अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जो भी बचा हुआ है, उसके बाद अपने पास टाइम रहेगा ही रहेगा, लास्ट में अपन रिवाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रिवाइज करेंगे। ठीक है, पहले एक बार अपना कंप्लीट हो जाए जो चीजें सर हम आप लोग पढ़ रहे हैं आयनिक वो इक्विलिब्रियम वापस स्टार्ट करेंगे ना सर? आयनिक वापस से, आयनिक तो हो गया ना आपका, पूरा ही तो हो गया था। आयनिक नहीं हुआ है सर अभी। देखो, अब झूठ मत बोलना नालायक, नहीं तुम मारेंगे नहीं सर, तुमको। झूठ नहीं बोल रहा मैं। देखो, लास्ट क्लास में भी बोल रहा था, तू ही बोला था कि सर एक लेक्चर बचा है, खाली हो गया है। एक लेक्चर बचा था सर, अब आप बेसिक से पढ़ा दीजिए, पढ़ा नहीं था ढंग से। तो देखो, हम सुनो, हमारा पर्पज क्या रहेगा, पहले जैसे आयनिक हो गया है तो अपन थर्मो खत्म कर लेंगे, और इधर में क्या एस और पी ब्लॉक भी बच रहा है ना अपना। इनऑर्गेनिक में बचा था। हाँ, एस पी ब्लॉक थर्मो। तो अपन अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो अपन एस ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एस ब्लॉक के बाद फिर हम डायरेक्ट कर देंगे थर्मो स्टार्ट, और उसके बाद पी ब्लॉक स्टार्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद अपने पास टाइम रहेगा, जो उस टाइम में अपन मतलब एक 10 से 15 दिन का गैप ले लेंगे, जिसमें अपन रिवीजन कर लेंगे, जो जो चैप्टर्स रहेंगे उनको रिवीजन कर लेंगे। ठीक ठीक है। ओके, चलिए देखो बेंजोइक एसिड की बात करते हैं। तो अगेन हम लोग COOH है, COOH एंड COOH। रुद्राक्ष, यस सर। आप बताओ कि कहाँ तक हुआ, ये नालायक तो झूठ बोल रहा है। सर पता नहीं सर, मैंने फिजिकल क्लास सर इवनिंग में नहीं कर पा रहा सर, सुबह चल रही अच्छा है। अच्छा, सुबह कर रहे हैं, यस सर। किसके में कर रहे थे? सर रोहित गुप्ता सर, RKG सर। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ओके, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे, तो अब आप बताओ, इनमें जो हमने दो ग्रुप जोड़े हैं, एक हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ देते हैं, और दूसरे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ देते हैं। अब आप बताओ कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी, डोनेटिंग के केस में ज्यादा आएगी या विड्रॉइंग के केस में ज्यादा आएगी। ध्यान वही रखना है हमेशा, देखो जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करोगे, हमेशा एनाइन की स्टेबिलिटी का ध्यान रखना है, ऑलवेज। ठीक है, एनायन की स्टेबिलिटी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पे बेस्ड है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पे बेस्ड है, तो भाई एसिडिक स्ट्रेंथ भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर आ जाएगा। मतलब अगर -I या -M ग्रुप जुड़े हैं तो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी एज कम्पेयर टू आपके +M हाइपर कॉन्जुगेशन एंड +I। नॉर्मल आपका बीच में आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक, ओके। इसके बाद वही आपके पास यहाँ पे नोट है, जिस तरह से
एमीन की बात कर रहे थे हम लोग कि जितने भी आपके ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स होती हैं, बताओ उनकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या थी? लीस्ट थी वहां पे। यस सर। यहाँ पे हम ऑर्थो इफेक्ट की बात करते हैं, तो ऑर्थो इफेक्ट में आता है क्या कि जो आपका ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होते हैं, एनिलीन बेसिक थे तो वो लीस्ट बेसिक थे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसका रिवर्स हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक होगा। तो जितने भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होंगे, हमेशा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड जो होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड benzoic acids are more acidic, ज्यादा एसिडिक होते हैं। ठीक है, अब इसका कारण क्या होता है, रीजन क्या होता है? तो SIR इफेक्ट अपन ने पढ़ा है। यस यस सर। तो SIR इफेक्ट में मतलब एक तो SIR इफेक्ट भी होता है तो सर वहाँ पे सर इंट्रामोलिकुलर। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है, तो सर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से सर बढ़ जाएगा। हाँ, तो इजिली मतलब H+ की बात करते हैं यहाँ पर निकलने की, मतलब होते हैं 3-4 फैक्टर होते हैं इसमें, मतलब कोई स्पेसिफिक फैक्टर नहीं है। देखो एक तो होता है मतलब चिलेशन। चिलेशन क्या होता है? रिंग फॉर्मेशन होने लगता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। जैसे देखो इसके बारे में अपन बात करेंगे लास्ट में। ठीक है, अभी आप बस इतना रख लो, आपसे रीजन नहीं पूछेगा कभी, बस इतना है कि ऑर्डर पूछेगा। रीजन की हम बाद में लास्ट में बात करते हैं। फिलहाल ये देखो कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजोइक एसिड होंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ की ज्यादा होती है, लेकिन वही केस जब हम एनिलीन की बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ की, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देखें हम। अगर मान लो हमारे पास नाइट्रो बेंजोइक एसिड है, ऑर्थो नाइट्रो, देन मेटा नाइट्रो, और देन पैरा नाइट्रो, और लास्ट में आपका है सिंपल बेंजोइक एसिड। तो बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? तो यार देखो यहाँ पे तो आपका सीधा सीधा पहले ऑर्थो आएगा। और तो आएगा सर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्थो हो गया। वैसे भी ऑर्थो इफेक्ट की वजह से भी हो जाएगा, और नॉर्मली अगर आप चेक करो तो भी यही आएगा। ये माइनस मेटा पे है, तो ये क्या कौन सा इफेक्ट शो करेगा बताओ? मेटा पे सर तो फिर इफेक्ट देखेंगे माइनस नहीं आई, ना। मतलब रेजोनेंस नहीं होगा ना, बट माइनस आई तो होता ही है। माइनस आई केवल रहता है, मतलब मेटा पोजीशन पे केवल और केवल माइनस आई होता है। यस सर। मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं होता है, ना हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। इस केस में क्या आएगा? पैरा पे माइनस एम एंड माइनस माइनस आई। एम भी आ जाएगा, माइनस आई भी आ जाएगा। तो अब ये बताओ चारों में सबसे घटिया एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी आएगी? चौथे वाले की, सिंपल बेंजोइक एसिड की। भाई यहाँ पे तो यस कोई सर। माइनस वाला नहीं है ना जो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा हो। यस तो सर। सबसे घटिया चौथा हो गया। आप सेकंड और थर्ड को डिसाइड करो कि सेकंड और थर्ड में कौन ज्यादा आएगा। डिस्टेंट डिपेंडेंट देखें क्या सर? नहीं, पहले रेजोनेंस देखोगे ना। जब रेजोनेंस कॉमन हो जाएगा तब आप माइनस आई या प्लस आई देखते हो, तो तब डिस्टेंस डिपेंडेंसी देखते हो। भाई रेजोनेंस तो इफेक्टिव, रेजोनेंस सबसे ज्यादा होता है ना, और यस रेजोनेंस सर। तो सॉरी रेजोनेंस तो हर जगह से इक्वल ही लगता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं सर होता है, वो तो रेजोनेंस हर तो जगह से कॉमन इक्वल है है। ना सब में। रेजोनेंस सेकंड वाले में कहाँ है कॉमन? सेकंड वाले में तो है ही नहीं ना रेजोनेंस। मतलब रेजोनेंस का मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं है वहां पे। वहां पे केवल और केवल कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट है। जबकि तीसरे वाले में मीजोमेरिक भी और माइनस आई भी है। तो तीसरा ज्यादा वाला फिर एनाइन ज्यादा की होगा। स्टेबिलिटी तीसरे वाले में आएगी, उससे कम आ जाएगी दूसरे में। तो सबसे ज्यादा फर्स्ट हो गया ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, फिर आपका थर्ड हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा सेकंड, और सबसे घटिया हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, यस सर। फर्स्ट हो गया। सेकंड एग्जांपल देखो, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, ऑर्थो मेटा
पैरा और सिंपल बेंजोइक एसिड। अब बताओ इन चारों में क्या आएगा। तो सबसे पहला तो हमें पता चल गया, पहला हो गया सर, लास्ट हाँ। वाला सर सबसे लीस्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पहले सर ग्रुप उसमें पे असाइन करो, ग्रुप को असाइन करो कौन क्या है। ये वाला क्या शो करेगा? केवल -i। ये वाला शो क्या करेगा? +m एंड -i। तो यार ये तो +m की वजह से स्टेबिलिटी को घटिया बना देगा ना। यस सर, तो सबसे घटिया तो कौन सा हो जाएगा बताओ? थर्ड वाला हो थर्ड हो जाएगा, जाएगा सबसे घटिया। अब यहाँ -i है और यहाँ कुछ भी नहीं है। सेकंड वाला आ जाएगा, फिर फोर्थ वाला। हाँ, तो आपका सेकंड आ जाएगा पहले और फिर आ जाएगा फोर्थ। ठीक है। यस सर, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बेंजोइक एसिड की, डिफरेंट बेंजोइक एसिड्स की स्टेबिलिटी चेक। जैसे अल्काइल ग्रुप है, मान लो आपके पास कोई नॉर्मल अल्काइल ग्रुप के साथ लगा लो थर्ड एग्जांपल। एक आपके पास बेंजोइक एसिड है, दूसरा ऑर्थो बेंजोइक एसिड, तीसरा मेटा सब्स्टिट्यूटेड, और चौथा जो है आपका वो है पैरा सब्स्टिट्यूटेड। तो अब इन तीनों में देखो, चारों में सॉरी, कौन आएगा सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा तो ऑर्थो ही वाला होगा ना, बोलो यार। सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा देव। यस सर, फिर अब यहां पे ये वाला क्या शो करेगा और ये क्या शो करेगा? ये +i शो करेगा केवल, यस सर, ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, एंड +i ऑफ कोर्स। तो आप बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन और +i में ज्यादा इफेक्टिव कौन आएगा? स्ट्रॉन्ग तो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन ही होता है ना। ये और सर ये सबसे लीस्ट हो सबके जाएगा सर। हाँ, ये सबसे लीस्ट हो जाएंगे। बताओ सबसे ज्यादा ऑर्थो आ गया, उसके बाद कौन आएगा? सिंपल बेंजोइक एसिड, क्योंकि ये सब तो सिंपल इलेक्ट्रॉन है सर। डोनेटिंग वाले हैं ना, यानी फर्स्ट हो जाएगा। फिर थर्ड और फोर्थ में बात करोगे तो थर्ड आएगा, और फिर लास्ट में घटिया हो जाएगा सबसे आपका फोर्थ। सबसे घटिया आपका फोर्थ आएगा। ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। ठीक। यस सर। हाँ, नेक्स्ट देखो। सर एक मिनट ये एग्जांपल दिखा दीजिए। देख, अब उसका कारण क्या है, कारण देख लो आप। जो हम ऑर्थो इफेक्ट की बात कर रहे थे, कि क्या आखिर रीजन है कि ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पे ऑब्जर्व होता है। ठीक है, हो गया। एक मिनट सर, ठीक है सर। जो आपका ऑर्थो इफेक्ट है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके हम तीन बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, कि तीन तरह से तीन फैक्टर हैं जो जगह जगह लगते हैं, जिनकी वजह से ऑर्थो ज्यादा एसिडिक हो जाता है। वहां पे अपन ने बात की थी जब हम एनिलीन पे देख रहे थे, तो एनिलीन पे हमने फैक्टर डिसाइड किया था कि भाई वहां पे सॉल्वेशन नहीं हो पा रहा था ढंग से, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जा रही थी, कम हो जा रही थी। इसमें आता है पहला चिलेशन, दूसरा होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, और थर्ड आपका आता है
SIR इफेक्ट। तो सुबह की क्लासेस में कौन कौन आ रहा है आप लोगों में से? मैं आ रहा हूँ। और रुद्राक्ष? सर नहीं आ पा रहे सर। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। सो केमिकल बॉन्डिंग तो क्लियर है ना अपना पूरा? सर अब हो रही है सर, वो मतलब अभी हो क्लियर रही हो है? ही गई है, अब बाकी क्वेश्चन थोड़े और लगाने हैं। हाँ, साथ में क्वेश्चंस लगाते जाना तो ठीक रहेगा। अगर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करोगे तो फिर थोड़ा मे बी की गड़बड़ा सकता है स्ट्रक्चर मामला। में सर जो था सर, बाद में पूछूंगा सर, लास्ट में, end में। लास्ट में पूछ लेना, हाँ, ठीक है। देखो चेलेशन में क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास है नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ऑर्थोनाइट्रो, NO2 और COOH। तो जब ये H+ रिलीज करता है -H+, तो यहाँ पे एनाइन जनरेट होगा ऑक्सीजन पे, O-, और NO2 की अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो तो ऑलरेडी फॉर्मल चार्ज इस पे प्लस रहता ही है नाइट्रोजन पे। तो यहां देखो कैटायन और एनायन के बीच में इंटरेक्शन होगा, कार्बन का ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मतलब सॉरी COOH का O- और NO2 का N जो प्लस होता है। ये प्रोसेस कहलाती है चिलेशन। चिलेशन क्या होता है? रिंग फॉर्मेशन ड्यू टू इंटरेक्शन। इंटरेक्शन की वजह से एक रिंग बन जाए। देखो बाहर में देखो तो आप एक रिंग टाइप की स्ट्रक्चर बन गई, बन रही है? ये बोलो सर यार। ऑलमोस्ट बनी गई। हाँ, सर तो इसी प्रॉपर को बोलते तरीके हैं से कवर हो चिलेशन। हाँ, दिस इज कॉल्ड चिलेशन। कि जब रिंग फॉर्मेशन ड्यू टू इंटरेक्शन हो तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड चिलेशन। और इसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। भाई कैटायन एनायन इंटरेक्ट हो रहा है, जो ग्रुप ऐसे नाच रहे थे यहाँ पे, ये सिग्मा बॉन्ड के अलोंग जो नाच रहे थे यहाँ पे, उनका नाचना घूमना बंद हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो व्हाट इज चिलेशन? दिस इज रिंग फॉर्मेशन ड्यू टू इंटरेक्शन। जब इंटरेक्शन की वजह से रिंग फॉर्मेशन जो होता है, दिस इज कॉल्ड चिलेशन। ठीक है, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, एक तो ये इफेक्ट होता है। दूसरा आपने कहा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नोट कर लिया? इसको नोट करो फटाफट। फर्चुलेशन सर हो क्यों रहा है सर? इंटरेक्शन की वजह से देखो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है, तो नेगेटिव प्लस चार्ज अगर आएगा तो इंटरेक्शन तो होगा ना उनके बीच में। यस सर, तो जब वही आपने इंटरेक्शन उसी आएगा से तो शो हाँ, किया है। क्या चीज? पर जो लाइंस बनाई है सर आपने, उससे शो किया हाँ, है। ये लाइंस जो शो की हैं वो देखो, अगर आप सिंगल बॉन्ड इस तरह से बनाते हो तो ये तो परफेक्ट बॉन्ड हो गया ना। यस सर, यहाँ पे परफेक्ट हो जस्ट गया। आयनिक इंटरेक्शन है, तो हमने जस्ट इंटरेक्शन दिखाया है इन दोनों के बीच में। यस ठीक सर, है, और यही सर हाँ, ग्रुप सर कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है। क्या पोजीशन में चीज? होते हैं, ऑर्थो पे होते तब नहीं हो पाता ये। हाँ, अगर ये ऑर्थो मतलब पैरा मेटा पे होता तब तो थोड़ी ना पॉसिबल होता, डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर जाती तो इंटरेक्शन उतना बढ़िया नहीं हो पाता, तो हम कोई बात ही नहीं करते ऐसे कुछ। यस सर। ठीक है, तो एक तो चिलेशन इसका रीजन हो गया। दूसरा होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकेंड फैक्टर है। हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है अगर आपके पास, OH। एंड थर्ड आपका यहाँ पे जब H+ यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा देखो, सॉरी, CO- डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? बोलो यार। हम्म, हेलो, अरे बोलो यार, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है देव? क्या नाम है इसका, रुद्राक्ष? किसी को नहीं पता हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? यार तुम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया ना?
तो एटलीस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हमें पता ही होना चाहिए क्या होता है। सर आलोक सर ने सर हाइड्रोजन सर बॉन्डिंग बेकार पढ़ाई थी पढ़ाई सर, थी सर, ज्यादा अच्छी केमिकल नहीं पढ़ाई बॉन्डिंग थी। में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग चलिए ठीक है। देखो होता क्या है कि जैसे एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसे और उसमें भी आता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये 3 एटम्स होते हैं जनरली जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। मतलब 99% केसेस में आपको इन 3 एटम्स के बीच में ही मिलता है। कुछ एक्सेप्शनली कुछ होते हैं, उनकी बात अलग से करते हैं। तो जब एक मॉलिक्यूल का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे या तो फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, जब दूसरे उसी मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पार्शियल प्लस आ जाएगा, यहाँ पार्शियल माइनस आएगा, यहाँ पार्शियल प्लस, यहाँ पे पार्शियल माइनस। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है ना, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और उसी का मतलब सेम जो मॉलिक्यूल है दूसरा मॉलिक्यूल हो, मतलब सेम स्पीसीज का दूसरे मॉलिक्यूल का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। आया समझ? बोलो यार। हाँ सर आ गया सर। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। और अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में इंटरेक्शन हो तो वो कहलाती है इंट्रामॉलिक्यूलर, जैसे कि यहां पे हो रही है। इसको हम लोग क्या कहेंगे,